आज बात करेंगे हिंदी फिल्म डंकी की। डंकी के डायरेक्टर और राइटर राजकुमार हिरानी भारत में ऋषिकेश मुखर्जी की धारा के फिल्म मेकर हैं। स्वस्थ, मनोरंजक और अच्छे मैसेज वाली फिल्में वो बनाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बार कहा था कि एक फिल्म को बनाने की वजह क्या होती है कि कुछ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हो जिसका मुझ फिल्म मेकर पे कोई असर हुआ हो। अगर मान लीजिए मेरा हंसने का मन है तो मैं ये कम्युनिकेट करना चाहूँगा, दर्शकों के साथ बांटना चाहूँगा, इसलिए मैंने गोलमाल और चुपके चुपके जैसी कॉमेडीज़ बनाई। और अगर मुझे कोई बात गुस्सा दिलाती है तो फिर मैं सत्यकाम जैसी फिल्में बनाता हूँ। डंकी के साथ हम ये बात करें तो राजकुमार हिरानी इमिग्रेशन की एक कहानी कहना चाहते थे और कहते हैं। पंजाब के छोटे से गांव लालटू की ये कहानी, वहाँ मन्नू, बग्गू और बल्ली 3 किरदार और ऐसे कई और किरदार हैं। वो अपनी गरीबी और परेशानियाँ दूर करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते हैं। वहाँ वीज़ा नहीं है तो जा नहीं पा रहे हैं। वीज़ा इसलिए नहीं है क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है और $1 मिलियन लगा सकें इतना इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं है, न ब्रिटेन उनका ससुराल है। ऐसे में उनकी मदद को एक अजनबी आगे आता है, उसका नाम होता है हार्डी। सैनिक रह चुका है और वो उनको डंकी रूट से लंदन ले जाने की यात्रा पर निकलता है। डंकी रूट मीन्स इलीगल तरीके से कहीं पहुँचाना। राजू ये कहानी कहने निकलते हैं, कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ नहीं वर्क करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से बात करते हैं। वैसे इस फिल्म का टाइटल एप्ट अगर आपको देना हो तो डंकी के बजाय इसको आपको 4 इडियट्स कहना चाहिए, क्योंकि ये 4 इडियट्स की कहानी, 4 इडियट्स प्लस सम अदर इडियट्स, क्योंकि उसी थीम की भी लगती है और बहुत जगहों पे 3 इडियट्स की जो स्टोरी लाइन्स है और फॉर्मूला है उसका भी ये इस्तेमाल करती है। जैसे दोनों ही फिल्मों में, 3 इडियट्स और डंकी दोनों ही फिल्मों में एक सुसाइड आपको देखने को मिलता है। दोनों फिल्मों में दुस्साहसी बॉडी ह्यूमर आपको देखने को मिलता है, जो हिंदी फिल्मों में जिसकी कोई हिम्मत नहीं करता है वैसा ह्यूमर राजू हिरानी करते हैं। दोनों में कॉमन एक्टर्स हैं अमरदीप झा और बोमन ईरानी। एक लाश के अराउंड कॉमेडी का सीन दोनों के अंदर है। अगर आपको याद हो 3 इडियट्स में वो अस्थि कलश वाला सीन था जिसमें नौकर कहता है कि साहब जी आप गलत लौटा ले आए, बड़े साहब तो इसमें हैं। रेंचो और उसके दोस्तों जैसी स्टोरी लाइन डंकी में भी है। दोनों कहानियों के अंदर दोस्त, उन प्रमुख दोस्तों की एंट्री से पहले उनका जो सेंटली मिथकीय कैरेक्टर होता है उसकी आभा बनाते हैं। रेंचो और हार्डी है वो अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं, ये भी कॉमन चीज़ है और निस्वार्थ भाव से वो ऐसा करते हैं। रेंचो कहता है कि इंसान की काबिलियत देखो, उसकी रैंक नहीं। हार्डी कहता है कि इंसान की नेक नीयत और ज़रूरत देखो, उसके वीज़ा और पासपोर्ट मत देखो, रूल मत लगाओ। थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से फिल्म पे बात करते हैं, कुछ क्षणों पर रुकते हैं, ठहरते हैं, देखते हैं क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता है। फिल्म शुरू होने के बाद काफ़ी वक्त तक आपको हंसी नहीं आती है। हाथ में ग्लूकोज की बोतल लिए लंदन की मेट्रो में ट्रेवल करती तापसी का किरदार मन्नू और उसको तिरछी आंखों से देखते हुए ब्रिटिश लोग। ये दृश्य जब आता है, पहला दृश्य होता है जब फिल्म थोड़ा थोड़ा कुछ आपके भीतर से कुछ जगाने लगती है। मन्नू का किरदार आपको नजर आता है 50 से 55 साल की मन्नू के चेहरे पे बड़ी ज़्यादा ही सलवटें आपको नजर आती है। इतनी सलवटें हैं जैसे कोई 65 और 70 की औरत हो। तो मेकअप जो होता है वो आंखों में बाल की तरह आपको चुभता है, खास तौर पे क्योंकि हाल ही में द वेल और गोल्डा जैसी उत्कृष्ट उपलब्धियों वाली आपने फिल्में देखी हैं जिनको अपने मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के लिए बड़े पुरस्कार भी मिले और जाना भी गया। उन्होंने एक मानक भी सेट किया। तो जो व्यक्ति वैश्विक कंटेंट देखता है, सीरीज फिल्म देखता है, उनके लिए तुलना करना बड़ा आसान होता है कि ये सलवटें नकली है या असली है। फिर एक ट्रेन सीन आता है फिल्म में। शाहरुख खान की दूसरी बार पहली एंट्री फिल्म में होती है। वही फौजी लुक, वही चेहरा, वही बाल, वही यौवन, वही रेलगाड़ी, वही पंजाब, वही शाहरुख। लगता है कि एक क्षण कितनी बार आपने पर्दे पे, बड़े पर्दे पे पहली बार देखा है। DDLJ, वीर ज़ारा, जब तक के जान, अलग अलग इमेज, अलग अलग स्टोरीज, कहीं पंजाब कहीं कुछ और। डंकी में उनके कैरेक्टर का नाम होता है हार्डी। जब हैरी मेट सेजल जो फिल्म आई थी उसमें हैरी का जैसे कोई ये जुड़वा भाई है ऐसा लगता है। और ये सीन शायद इस फिल्म के सबसे फ़नी सीन्स में से है डंकी में, शायद सबसे ज़्यादा फ़नी, कि जिससे ये होता है कि वो ट्रेन से उतरता है और उसके हाथ में मिठाई के डिब्बे होते हैं, रसगुल्लों के केन होते हैं। जैसे ही उतरता है वो गिर जाते हैं उसके हाथ से, कोई सरदार उससे टकरा जाता है, दोनों आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। और तभी कुछ यूनिक सी बात होती है जिससे कॉमेडी क्रिएट होती है कि पास ही में एक स्कूल होती है छोटे बच्चों की, वहाँ प्रेयर चल रही होती है, कुछ ऐसा हो रहा होता है और वहाँ जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता चलने लगता है। जैसे वो चलने लगता है लाउड स्पीकर पे तो हार्डी जो फौजी रह चुका है बड़े सावधान की मुद्रा में आ जाता है, स्थिर खड़ा हो जाता है और जो सरदार उससे लड़ा था वो भी स्थिर खड़ा हो जाता है और लगता है कि अब तो भला क्या होगा। लेकिन तभी दिखता है कि सामने ट्रेन की खिड़की में कोई व्यक्ति बैठा हो, थोड़ा दुष्ट मिजाज लग रहा है। वो उतरता है और अनथिंकेबल सा कुछ करता है, वो मिठाई के डब्बे हैं उनको उठाने लगता है कि गुड समैरिटन है, मदद कर रहा है, पर वो चुरा रहा होता है। तो हार्डी और सरदार के होश उड़ जाते हैं और सरदार सावधान की मुद्रा में जनगण मन गाते हुए नजरों ही नजरों में हार्डी को सॉरी भी बोल देता है कि अभी मेरी वजह से तेरा ये सामान चुरा रहा है। तो जो हमारे गुड बैक्टीरिया और गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसी के माफिक गुड ह्यूमर के जो तंतु होते हैं वो पहली बार इस फिल्म में चरम पे आते हैं। आपको आनंद आ जाता है इस सीन के अंदर। और
थ्री इडियट्स में खुजली वाली रोटी का जोक हो, चमत्कार बलात्कार वाला मोनोलॉग हो, राजू ईरानी कभी भी प्रोवोकेशन से परहेज नहीं करते, प्रोवोक करते हैं वो खुल के अपने लिहाज से। लेकिन डंकी में शायद सबसे ज़्यादा पॉटी सुसु गोबर वाले जोक्स हैं उनकी सारी फिल्मों को गिन लिया जाए तो। स्पोकन इंग्लिश एक लड़का सीख रहा होता है क्लास के अंदर, उसको पेशाब आता है, उसको करने नहीं दिया जाता है, तो काफ़ी देर के बाद वो अपनी पानी पीने की बोतल में पेशाब कर लेता है और फिर हंसते हुए गाना गाता है, आई डोंट वांट टू गो टू लेबोरेटरी, जो सिखाया जा रहा होता है। फिर एक टेस्ट होता है उसमें, जो हमारा भोला मानुस है बुग्गू, जिसको विक्रम कोचर ने प्ले किया, जो हार्डी का एक दोस्त होता है और गांव के उन कुछ लोगों में से होता है जो जाना चाहता है डंकी रूट से लंदन। उसको पूछा जाता है टेस्ट में कि भाई किडनी किधर है बताओ, क्योंकि तुमने डॉक्टरी में कुछ डिग्री टाइप कर रखा है। बेचारा उसको कुछ आइडिया नहीं है तो अपने जननांग पकड़ लेता है। ये राजू हीरानी मार का ह्यूमर है, सबकी हंसी छूट जाती है। और इस सीन में यहाँ पे आपकी गंभीरता है, आपको मजबूर करे कि आप कोढ़े थोड़ा इससे पहले विक्रम और डायरेक्टर उस सीन को संभाल लेते हैं और जहाँ जिस नोट पे एंड होता है वहाँ आप उस चीज़ को भुला देते हैं कि उसने क्या हरकत की। इसके अलावा आप और उस ह्यूमर में अगर घुसना चाहें कि कैसा है और क्या दुस्साहसी ह्यूमर राजू ईरानी ने किया, तो बुग्गू की एक अधेड़ माँ है, वो जॉब करती है, सिक्योरिटी गार्ड टाइप कुछ है, तो वो टाइट पैंट्स और शर्ट्स पहन के जाती है गांव की गलियों में से, उसके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो ये टाइट पैंट वाला जोक है, ये आता है तो पहली बार फिल्म आपको लुभाने लगती है, पूरा थिएटर ठहाके से हंसता है। और वाइल्ड राजू ईरानी मार का जोक है, कोई सोच नहीं सकता वो करते हैं अटेम्प्ट। ये जोक जो होता है फिल्म के एंड में दोबारा आता है और उस मोमेंट में आपको लगता है यार सिनेमा वाकई में मैजिक की चीज़ है, क्योंकि वो असर करता है और एक अलग फीलिंग आपके दिमाग में छोड़ के जाता है। डंकी मारना, डंकी रूट से जाना या इमिग्रेंट्स का जो मसला होता है, इसके अलावा फिल्म में सबसे इंगेजिंग जो ट्रैक है हो सकता था होना था वो इंग्लिश लर्निंग वाला होना था। इस ट्रैक का आकार बहुत बड़ा था, फर्स्ट हाफ के अंदर सबसे प्रॉमिसिंग चीज़ यही थी और उसके अलावा सिर्फ कैरेक्टर इंट्रो हुए थे और कैरेक्टर्स की दोस्ती दिखाई गई थी। इसके अलावा सबसे प्रॉमिसिंग चीज़ थी वो इंग्लिश लर्निंग थी। फिल्म के खिलाफ ये बात जाती है कि इंग्लिश सीखते हुए जो कॉमेडी पैदा होनी चाहिए वो सबसे कम वर्क करती है। जैसे थ्री इडियट्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो बातें करते हैं, जो जोक्स करते हैं, वो कितना वर्क करते हैं दर्शक के लिए, यहाँ वो वैसा नहीं हो पाता है। जैसे इसके इंग्लिश वाले जोक्स अगर आप लें तो प्रकाश मेहरा की नमक हलाल अगर आपको याद हो 82 में आई थी, उसके जैसे से सीन है उस फिल्म में। अगर आपको याद हो तो अर्जुन सिंह का कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन का, उसका बड़ा आइकॉनिक फेमस डायलॉग है, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। उस तर्ज के जोक्स, उस लाइन और लीक के जोक आपको डंकी में देखने को मिलते हैं। लेकिन डंकी के पात्र हैं वो अर्जुन सिंह के दौर से 40 साल बाद के पात्र हैं, तो ये स्टाइल हमारे लिए वर्क नहीं करता। दर्शक भी 40 साल बाद का है। अगर आपको तुलना ही करनी है तो हाल में ये जो गलत इंग्लिश बोलने से जो हंसी पैदा होती है, ऐसे सीन्स अगर आपको गिनने हो तो 2 कारगर सीन्स जो रहे थे पिछले, पहला फंस गए ओबामा का था। फंस गए ओबामा का अगर आपको याद हो तो बहुत वायरल सीन है जिसमें इंग्लिश कोचिंग होती है और वहाँ पे जो टीचर होता है उसको खुद इंग्लिश नहीं आता और वो डांट के बच्चों को कहता है यू इंग्लिश स्पीकिंग इज़ लाइक राइस प्लेट ईटिंग। बहुत यूनिक वे में उन्होंने कहा था, उसको अटेम्प्ट भी करना बड़ा मुश्किल है, कोई महान एक्टर भी शायद ना कर पाए। दूसरा सीन ऐसा ही था तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में, जहाँ पे दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर होता है, उसका बड़ा फनी सीन है, यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। उसको इंग्लिश नहीं आती और बड़ा यूनिक वे में उसको निर्वाह करके जाता है। डंकी इन 2 दृश्यों वाली दिशा में नहीं जाती, वो नमक हलाल टाइपिश उसका इंग्लिश वाला होता है। नेक इरादे और सारे जो सिनेमा मेकिंग और राइटिंग के श्रेष्ठ रूल्स हैं उनको फॉलो करने के बाद भी डंकी है वो आपको दीवाना नहीं बना पाती है। दीवाना क्यों नहीं बना पाती है? दर्शक आपकी कहानी के साथ पूरे टाइम तक चिपका रहे, इसके लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त ये होती है, इस फिल्म के अंदर अनिवार्य शर्त ये होती है कि जो शाहरुख खान का मूल किरदार है उसकी लाइकेबिलिटी शुरू में आप स्थापित कर दो। शुरू में कोई एक ऐसी वजह हो कि वो किरदार है वो पकड़ ले दर्शक के, भाई ये मेरे को नहीं छोड़ना, इसकी आदत मेरे को भाग गई है, इसमें ये खास बात है, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये ज़रूरी इसलिए भी होता है कि कुल मिला के आप कुछ भी बोल लो, दोस्ती की कहानी है, डंकी रूट की कहानी है, लव स्टोरी है, इंग्लिश वाली बात है, कुछ भी बोल लो, लेकिन अंततः ये फिल्म अपने केंद्रीय पात्र पे ही खड़ी होती है। तो अगर आप लाइकेबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं करते हो शुरू में तो फिर सारे रूट पे आपको कुछ और देना पड़ता है जिस वजह से फिल्म पकड़े दर्शक को, और वो कंसिस्टेंट होना बड़ा मुश्किल होता है। और इस फिल्म में जहाँ पे राजू ईरानी है, अभिजात जोशी है, कनिका ढिल्लों की राइटिंग है, डायलॉग स्क्रीन प्ले वगैरह हैं, वहाँ पे उनके लिए वैसे ही निर्वाह कठिन रहा है। तो वो मूल किरदार का एस्टेब्लिश नहीं करना लाइकेबिलिटी का भारी पड़ता है, और ये लोग मिल के भी कथा वस्तु में वो मैजिक नहीं रच पाते हैं और दर्शक को वैसे नहीं बांध पाते हैं, जिसकी बड़ी अनिवार्यता इस फिल्म में रहती है। राइटिंग कहीं ओल्ड स्कूल भी है, कनेक्ट नहीं करती है, फिल्म के लॉजिक कनेक्ट नहीं करते हैं। जैसे थ्री इडियट्स में लॉजिक आज भी कनेक्ट करता है
उसमें उसका जो किरदार बोलता है कि काबिलियत पैदा करो कामयाबी झक मार कर आएगी, आज भी लोग रिपीट करते हैं। ऑल इज वेल लोग आज भी जब बोलते हैं, जब उनका दिल धड़क रहा होता है कि चलो सब ठीक हो जाएगा, तो ऑल इज वेल एक मुहावरा बन गया है, दे वर्क। डंकी में ऐसा कोई संवाद नहीं है जो सिर पर चढ़ जाता हो। एक फिल्म को आप कैसे वैल्यू करते हो, कैसे तोलते हो, इससे तोलते हो कि जब मैं उस फिल्म को छोड़ के थिएटर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे साथ क्या रह जाता है। कोई गाना रह जाता है जो मैं ताउम्र उसको गुनगुनाऊँ, कोई डायलॉग रह जाता है जो मेरी ज़िंदगी में मेरे वक्त में काम आए, कोई फ़नी सीन है जिसको आप घर जाके बार बार देखना चाहें या जब भी वो रिलीज़ हो डिजिटल पे, सैटेलाइट पे आप देखो, कोई एक्शन सीन है जिसको आप बार बार देखना चाहो, वो उसकी वैल्यू होती है। डंकी के अंदर ऐसी वैल्यू के कुछ एक सीन्स मात्र हैं और कुछ नहीं है। आप घर इसके अलावा डायलॉग्स में कुछ नहीं ले जा पाते हो, उसके अलावा आप इसकी मैसेजिंग भी, उसमें भी आपको इमोशनली वो पकड़ नहीं पाती है। राइटिंग के अलावा दूसरी कमज़ोरी रहती है कि शाहरुख खान हार्डी के अपने किरदार को कोई नया स्वरूप नहीं दे पाते हैं, कुछ इनोवेटिव वो नहीं करते हैं, पर खैर वो भी कोई अनिवार्यता नहीं है, पर बेसिक्स का पालन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उनकी जो पंजाबी है वो कंसिस्टेंटली एक जैसी और प्रॉपर नहीं रहती है, इसकी वजह से उनका जो किरदार है उसके ओरिजिन्स पंजाबी लगते नहीं हैं। दूसरा, उस पात्र को इंग्लिश नहीं आती है और ये बात इसको अपने उच्चारण से सिद्ध करनी होती है, वो शाहरुख नहीं कर पाते हैं। और ये फिल्मों में इस प्रकार का बिंदु और ब्रीफ होता है जिसमें कई प्रमुख सितारे हैं वो फंसे हुए से महसूस करते हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी में उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मसल मेमोरी बन जाती है। ऐसे में देहाती पात्र करना जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो मसल मेमोरी को गच्चा दे के टूटी फूटी इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा कलाकारी की मांग करता है। शाहरुख शायद यहाँ अपनी इंग्लिश को अनलर्न नहीं कर पाते हैं। हिरानी की फिल्मों में मेथड एक्टिंग टाइप हो या आपको कोई अति रियलिस्टिक कुछ करना हो, ऐसा आग्रह नहीं रहता है, लेकिन वो रिएक्शनरी एक्टिंग भी, अच्छी एक्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें लीड कैरेक्टर्स है वो नहीं कर पाते हैं, जैसे तापसी सेकंड लीड एक सेंस में है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो डांवाडोल सा होता है। जैसे इंटरवल से पहले एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आग के हवाले खुद को कर देता है, वहाँ पे विटनेस करने वाले में हार्डी होता है जो उसके पास जाता है, उसको गोदी में लेता है, और वहाँ पे शाहरुख ने बहुत इंटेंसिटी से इम्प्रेस करते हुए वो परफॉर्मेंस वहाँ पे दिया है। थोड़ी सी दूर मन्नू का किरदार होता है जिसको तापसी ने प्ले किया है, वहाँ पे वो मन्नू का किरदार बहुत फ्लैट सा रिएक्शन देता है, उसको पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी बात हो गई है। इसके अलावा फिर उस व्यक्ति की जब चिता जल रही होती है तो उस सीन में भी जब हार्डी का किरदार अनाउंस करता है कि हम लोग डंकी मारेंगे, डंकी के रास्ते से जाके दिखाएंगे, तो वहाँ पे वो मन्नू और बग्गू को गले लगा लेता है। वहाँ पे जो मन्नू का किरदार प्ले कर रही तापसी होती है वो क्लूलेस सी होती है, ब्लैंकनेस में देख रही होती है, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है। विकी कौशल है, कुछ सीन्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल वो भी लाउड एक्टिंग के शिकार होते जाते हैं। बोमन ईरानी, उन्होंने 3 इडियट्स में जिस प्रकार से बहुत इन्वेंटिव एक्टिंग की थी, वैसी उनको जगह यहाँ मिलती नहीं है, ना मैजिक वो ऐसा रच पाते हैं। इस फिल्म की हाईलाइट अगर कहें किसी एक्टर को तो विक्रम कोचर को कहना होगा। बुग्गू का रोल उन्होंने प्ले किया है, वही व्यक्ति जिसकी दादी मर जाती है। वो हर सीन में इफेक्टिव सिद्ध होते हैं। ख़राब लिखा सीन है और कोई एक्टर ने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया, अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो भी विक्रम उस सीन में असर छोड़ जाते हैं। दादी के मरने वाला सीन आप ले लो, किडनी कहाँ है ये बताओ वाला सीन ले लो, डंकी मारने जा रहे होते तो गाइड होता है, वो कहता है पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से होता है अफगानिस्तान जाएंगे, फिर ईरान जाएंगे। अब बेचारा भोला बुग्गू, उसको ये नहीं पता है कि जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इतनी आपदा बड़ी ये है, लेकिन वो पूछता है कि पाजी जब इतनी जगह जाएंगे तो क्या चीन होकर भी जाएंगे, बड़ा मन है घूमने का, और आपकी हंसी फूट पड़ती है, जबकि अदरवाइज़ वो सीन बहुत यूनिकली नहीं लिखा हुआ है। फिर लंदन पहुंच जाता है तो अपने दोस्तों बोलता है, ओए बबली तूने तो भीख मांग मांग के बड़ा घर खरीद लिया है, आपकी हंसी छूट पड़ती क्योंकि ऐसी बात नहीं, वहाँ कॉन्ट्रास्टिंग सी चीज़ हो रही होती है। उनके बाद बल्ली के रोल में अनिल ग्रोवर बहुत अच्छे हैं। एक सीन होता है जहाँ पे ट्रेवल एजेंट जो होता है उनसे पैसे ले लेता है कि ये गोरी लड़की शादी करा दूंगा और ब्रिटेन में बसवा दूंगा तुझे। बेचारा दूल्हा बन के अगले दिन आता है शादी कार्यालय में और वहाँ पे बहुत सारे दूल्हे खड़े होते हैं और सभी के हाथ में उसी लड़की की फोटो होती है, और बल्ली का माथा ठनक जाता है, ओए कांड हो गया, ओए कहता है, वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। बहुत महीन तरीके से उस सीन में उनको इनेक्ट करना था और हिलेरियसली वो करके चले जाते हैं। कोई भी फिल्म जो होती है या पीस ऑफ आर्ट होता है, उसका जो मेकर होता है वो उस समय उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो भी दर्शाता है इस काम के साथ में। हिरानी अपनी सिनेमाई जर्नी में अभी क्या कैसे क्या महसूस कर रहे हैं वो इस फिल्म की जो सख्त तहें हैं वहाँ हम थोड़ा खोज सकते हैं। जैसे एक सीन होता है जहाँ दादी मर चुकी है और उसकी अर्थी के बीच में बुग्गू और उसके जो दूसरे दोस्त होते हैं वहाँ चले जाते हैं किसी तरीके से, और ये सीन ऐसा इंडिकेट करता है कि यार आपको ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं, कैरिकेचर टाइप है, कार्टूनिश सा सीन है, कॉमिक स्पेस वाली है, कोई बड़ी बात नहीं होगी ये। नहीं तो कोई व्यक्ति बड़े गंभीर तौर पे सोच सकता है कि कोई फिल्म ऐसा कैसे कर सकती है, गंभीर चीज़ है कि कोई डेड बॉडी है, आप उसमें मजाक कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, टॉम एंड जेरी टाइप ये है, आपको उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी का पापड़ बन रहा है, कुछ हो रहा है, कार्टून टाइप है। लेकिन फिर अगले ही क्षणों में आपको ऐसे सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो बहुत डार्क टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हार्ड हिटिंग है, दहेज के मसले की बातें हैं,
लंबे लंबे मोनोलॉग्स हैं, इमिग्रेशन को लेके लंबी चौड़ी प्रीचिंग है। वहाँ आपको अपना दिमाग वापस अपने उसी सोचने वाले सॉकेट में रखना पड़ता है कि गंभीरता से लेके चलो। फिर कुछ एक्शन सीन आते हैं, गोलियां चलती है, खून निकलते हैं। ये सारे जो हिरानी के कॉमिक और लाइट हार्टेड स्पेस है उससे बाहर की चीज़ें हैं, और ये पहली बार ऐसा लगता है कि राजू हिरानी की सिनेमा में इन चीज़ों ने एंटर किया है। इंटरवल से पहले फिल्म में एक डेथ होती है, फिर फिल्म खत्म होने वाली होती है, उससे पहले एक दूसरी डेथ होती है। अब ये भी समझ में नहीं आया कि ऐसा आग्रह क्यों रहा, 2 डेथ्स की क्या ज़रूरत थी। और जो अंतिम सीन में जो डेथ होती है उसमें तो बहुत ऑर्गेनिकली वो सीन प्ले भी नहीं होता है। एक पल के अंदर कोई इंसान पूरे बॉडी मूवमेंट्स कर रहा है, ह्यूमर दिखा रहा है, एनर्जी दिखा रहा है, खुश है, और दूसरे पल में कोई पलट के पात्र उसको देखता है तो वो मरा हुआ होता है, और न तो उसको कोई हार्ट की बीमारी होती है, न कोई ऐसी चीज़ होती है, ब्रेन ट्यूमर होता है। उसमें इतना झटके से चले जाना, आप मुतमईन नहीं होते हो। रिफ्यूजी फिल्म में एक बड़ा सुंदर गीत होता है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। हमारी जो फिल्म है डंकी, उसका जो दर्शन है वो कुछ ऐसा ही है जैसे हाल के वर्षों में यूरोप में जो इमिग्रेशन की स्थिति रही है, माइग्रेंट क्राइसिस रहा है, उस संदर्भ में डंकी का दर्शन यही गीत आप मान सकते हैं। फिल्म बड़ा भावुक तर्क देती है कि भाई जिसको भी ज़रूरत है उसको वीज़ा दे दो, गरीब आदमी को वीज़ा दे दो, यही मानवता है, यही होना चाहिए। एक सीन होता है जिसमें इंग्लिश जज होता है, वो कहता है कि सबको दे देंगे वीज़ा तो स्थानीय लोग एतराज़ करेंगे, उनका रोज़गार कहाँ जाएगा। तो हार्डी कहता है कि रूस से हज़ारों पंछी आते हैं हमारे पंजाब में, लेकिन हमारे स्थानीय पंछी कभी ये नहीं कहते कि उनको नुकसान हो जाएगा। वो तो समझते हैं कि रूस में भाई जानलेवा ठंड पड़ रही, बर्फ़ जम गई है, तो इन पंछियों को बेचारों को पंजाब में सुरक्षा रहेगी। ये इतनी सी बात इंसान को समझ में क्यों नहीं आती है। बहुत आदर्श परिकल्पना है, सुंदर परिकल्पना है, मानवीय है, लेकिन आपका जो दर्शक है वो बेजा प्रैक्टिकल है, वो इतना सॉफ्ट और सेंटी, आप क्या उसको प्रिज्यूम करते हो कि वो स्वीकार कर लेगा ये सारी बातें। एंड क्रेडिट्स होते हैं, वहाँ पे शरणार्थी संकट की रियल तस्वीरें नज़र आती है, कैसे समुंदर से लोग जान हथेली रख के आ रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं। लेकिन चूंकि फिल्म अपनी कथा वस्तु से, डायलॉग से, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस से, एंटरटेनमेंट से हमको क्रेजी नहीं बना पाती है। इसलिए अंत में शरणार्थियों की इन विचलित करने वाली तस्वीरों से भी हमको उनका पेन होता है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा वास्ता नज़र नहीं आता है, ना एम्पैथाइज हम कर पाते हैं, क्योंकि दर्शक है वो तो सिनेमा में कहानी का गुलाम है, फिल्म का एंटरटेनमेंट का गुलाम है। उसके ज़रिए आप उसको कोई भी कड़वी दवाई पिला दो, पी लेगा। तो ये डंकी की तमाम बातें हैं। आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, अपने तई इस फिल्म को जज करें, देखें और राय बनाएं। निश्चित रूप से इसको जाके देखें। हिंदी सिनेमा में भी उथल पुथल का दौर है और एक बड़ा वॉर लाइक कालखंड है। डंकी उस संदर्भ में एक पीस टाइम की फिल्म है। उस पीस टाइम की फिल्म में जिस टाइम में ज़्यादा संवेदना होती है, मनोरंजन का नमक दर्शक को कम चाहिए होता है, और पैरासीटामोल की कम डोज से भी उसका बुखार उतर जाता है। ये बातें यहीं तक। शुक्रिया।